नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो सस्पेंस, थ्रिलर, हॉरर हर एक चीज़ से भरी हुई है। ये कहानी अजीब इसलिए है क्योंकि कई बार जो है जब हम 2 लोगों को कंपेयर करते हैं, उसमें से एक अच्छा होता है, एक बुरा होता है। बुरा कोई नहीं होता है, लेकिन ये एक इंसान के दिमाग की उपजा हुआ फितूर है। और ये कहानी जो है जब ऐसे क्राइम होते हैं तो कहीं न कहीं सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा जो है इसके लिए ज़िम्मेदार होता है। इलाहाबाद में 2001 में एक एक अखबार था आज उसका नाम था, उसके चीफ रिपोर्टर थे जिनका नाम था धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र सिंह ऑफ़िस से निकलते हैं और ऑफ़िस से निकलने के बाद वो घर की तरफ जा रहे थे, लेकिन वो घर नहीं पहुँचते हैं। जब वो घर नहीं पहुँचते हैं तो उन्हें कॉल किया जाता है, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता है। उसके बाद उनके ऑफ़िस में कॉल किया जाता है और ऑफ़िस से कहा जाता है कि वो काफ़ी देर पहले ही ऑफ़िस से निकल कर घर की तरफ निकल गए हैं। अब जो चीफ़ रिपोर्टर या जो संपादक होते हैं या हम कह सकते हैं जो पत्रकार होते हैं, उनके पास कई बार कई खुफिया जानकारी होती हैं, तो घरवालों ने सोचा हो सकता है कि वो बिना बताए कहीं चले गए हों। पूरा दिन बीत जाता है, दूसरे दिन भी घर नहीं पहुँचते, लेकिन उन्हें लगा कि हो सकता है कोई बहुत ज़रूरी खबर हो, इसलिए जो है वो घर नहीं आए हैं। मोबाइल लगातार उनका स्विच ऑफ आ रहा था और कई बार ऐसा हो भी चुका था कि वो काम के सिलसिले में निकल जाते थे और 1-2 दिन नहीं भी आते थे। अब होता क्या है कि इसके बाद जब काफ़ी समय बीत जाता है, तो ये खबर जो है वहाँ के थाने को दी जाती है। जब थाने में ये खबर पहुँचती है तो एक तो वहाँ का जो लोकल न्यूज़पेपर उसके चीफ रिपोर्टर, थाने में भी खलबली मचती है और एक टीम बनाई जाती है उनकी छानबीन के लिए। अब जब छानबीन के लिए टीम बनाई जाती है, आपने देखा होगा कि जो लोकल पत्रकार होते हैं, वो उनकी पकड़ थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है। हम कह सकते हैं कि पुलिस लेवल पर। इसके बाद होता क्या है कि जब छानबीन शुरू होती है, तो ये पता चलता है कि उस साल जो है लगभग 15 से 20 लोग जो है गायब हुए थे। अब ये 15 से 20 लोग गायब हो चुके थे, लेकिन पुलिस जो थी वो अभी तक सो रही थी। कोई सबूत नहीं था। कौन लोग गायब हुए, कैसे गायब हुए, उनकी मिसिंग रिपोर्ट लिखाई गई थी, लेकिन इसके बाद भी जो है पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस बार जो एक संपादक था, एक चीफ रिपोर्टर था और धीरे-धीरे जो है ये बात हाँ, ऊपर लेवल तक पहुँच रही थी। कई बार जो है पत्रकारों ने धमकी भी दी कि धरना कर देंगे। पुलिस छानबीन करना शुरू करती, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद जब कोई सुराग नहीं लगता है तो कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब पुलिस कॉल डिटेल चेक कर रही होती है तो एक नंबर पर शक जाता है और वो नंबर जो है धीरेन्द्र सिंह जो थे उन्होंने अपने फ़ोन से एक लैंडलाइन पे कॉल किया था। ये नंबर जो था ये संदेहास्पद इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने लगभग पौने साढ़े 11 बजे के आसपास कॉल की। उसके बाद जो उधर से कॉल वापस आती है वो 12 बजे के आसपास आती है। और ये जो एरिया था, ये वहाँ का जिस जगह उन्होंने कॉल किया था, वो एक हम कह सकते हैं गाँव का इलाका था। तो गाँव के इलाके में जो है कॉल की थी, उसके बाद जो है पुलिस उस गाँव पहुँचती है और वहाँ की पता चलता है कि वो नंबर जो है वो एक सरपंच का है। वहाँ की जो सरपंच थी फूलन देवी, ये नंबर फूलन देवी के नाम पर था। पुलिस वहाँ पहुँचती है, उनसे पूछताछ करती, पूछताछ में पता चलता है कि जो धीरेन्द्र सिंह हैं, वो पति जो उनके हैं राम निरंजन, वो राम निरंजन के दोस्त हैं। तो राम निरंजन से बात की जाती है। जब राम निरंजन से बात की जाती है, तो राम निरंजन बताते हैं कि हाँ, वो मेरे दोस्त हैं और कई बार जो है वो हमें कॉल कर लेते हैं और हमारी उनकी बात हुआ करती है। और कल ही जो है लगभग साढ़े 11 बजे उन्होंने हमें कॉल किया था। तो पुलिस को भी ऐसा कुछ शक लगा नहीं कि
मतलब ऐसी कोई बात हो जिससे उन पर शक किया जाए। अब यहाँ से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है, पुलिस खाली हाथ वापस लौट आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें चल रही थी, धीरे-धीरे ये होता है कि पुलिस को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें जो हो रही थी, ये एक तो 15 से 20 लोग गायब हो चुके थे और धीरेन्द्र सिंह को जो खोजा जा रहा था, उनका कुछ पता नहीं लग रहा था। तो लगातार जो है पुलिस इस चीज़ पर गहराई से छानबीन कर रही थी, लेकिन उसको कुछ भी हाथ नहीं लग रहा था। अब ये मान के चलिए कि ऐसा लग रहा था कि केस जो है वो क्लोज़ होने वाला है, क्योंकि जब कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था और बाकी भी कई सारी चीज़ें जो थी, जहाँ भी पुलिस पहुँचती थी, कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था कि उनकी हत्या कोई क्यों करेगा। कई बार ये देखा गया कि कोई दुश्मन है क्या, ऐसा है कुछ, लेकिन धीरे-धीरे पता चला कि ऐसा कुछ है नहीं फिलहाल। फिर पुलिस ये सोचती है कि दोबारा से छानबीन की जाए। अच्छा, अभी तक पुलिस ने इस बात पर नहीं सोचा था कि जब 11:15 बजे उधर से कॉल आती है फूलन देवी के नंबर से, उसके कुछ ही समय बाद जो है ये नंबर स्विच ऑफ हो जाता है। दोबारा जब छानबीन शुरू होती है, उसके बाद सारे लोगों की जानकारी निकालना शुरू की जाती है जितने भी उस वक्त में गायब हुए थे। एक थे अशोक, एक संतोष थे, मोइन थे और कालीचरण थे। ये जो लोग थे ये किसी न किसी चीज़ में एक्सपर्ट थे। जैसे बताया जाता है कि जो मोइन थे ये सम्मोहन शक्ति में एक्सपर्ट थे। कालीचरण जो थे इनका दिमाग बहुत अच्छा था। और अब जो है पुलिस जब इन सारी चीज़ों को खोज रही थी, तो पुलिस का दिमाग एक बात पर जाता है कि जो धीरेन्द्र ने कॉल किया था वो लगभग 11:45 पर किया था और ये नैनी इलाका एक इलाहाबाद में पड़ता है, वहाँ पे कॉल किया था। कहा यह जाता है कि ये इलाका ऐसा है कि 8 से 9 बजे के बीच में लोग यहाँ पर सो जाते हैं, घरों की लाइटें भी बंद हो जाती हैं। ऐसी कौन सी ज़रूरी चीज़ रही होगी कि 11:15 बजे उनको कॉल करना पड़ा। फिर पुलिस को ये लगा हो सकता कोई खबर देनी हो, तो अगर खबर देनी थी कोई, इसीलिए इंसान इतनी रात में फ़ोन करेगा। तो ऐसी कौन सी खबर थी कि खबर भी पता नहीं चली, क्योंकि पुलिस एक बार वहाँ पे जा चुकी थी, तो उधर से कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली। और अगर शायद उनको कुछ इमरजेंसी थी अपने लिए, तो वो अपने घर पे फ़ोन करते, वहाँ फ़ोन क्यों करते। ऐसी बहुत से सवाल जो हैं पुलिस के दिमाग में उठ रहे थे। पुलिस की टीम जो है दोबारा नैनी उस गांव में जाती है। जब वो अपने उस गांव में जाती है तो अपने कुछ लोगों को जो है उसी गांव में जो है शादी वर्दी में लगा देते हैं और कहा जाता है इस परिवार पर नज़र रखो, देखो यहाँ होता क्या है। जब कुछ पुलिस वाले वहाँ पर रुकते हैं और छानबीन करते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि उनकी बीवी जो हैं, जिनका नाम फूलन देवी है, असल में उनका नाम पहले फूलन देवी नहीं था, कुछ और था। और ये जो राम निरंजन है, इसने नाम बदल के फूलन देवी रखा है। इसके 2 बेटे थे, मतलब थे क्या हैं, जिनका नाम था अदालत और दूसरे का नाम था जमानत। अब ये चीज़ें सुनकर भी जो है पुलिस को थोड़ा अजीब लगा कि एक आदमी जो है वो अपनी पत्नी का नाम बदलता है, उसके बाद अपने बेटे का नाम जो है बदल के मतलब रखता है, ऐसे अजीबोगरीब नाम रखता है, अदालत और जमानत। बच्चों से पूछताछ की जाती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद जो है राम निरंजन से पूछताछ की जाती है। पहले तो वो थोड़ा बहुत घुमाता है, बातें बनाता है और दुनिया भर की बातें कहता है, लेकिन जो है पूछताछ के दौरान वो अजीब सी फरमाइश करता है। उसकी फरमाइश ये थी कि उसे 1 कटोरी दाल चाहिए। अब पुलिस के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो उसको 1 कटोरी दाल जो है वो दी जाती है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं, हम अब खुद बनाएंगे और पूरा कुकर बनाएंगे और कटोरी कटोरी करके पिएंगे। वो सारी चीज़ें उसकी हो जाती है। उसके बाद वो कहता है
कि हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, लेकिन पहले वादा करो कि तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। अब पुलिस करे तो क्या करे, जानकारी तो निकलवानी ही थी। पुलिस कहती है ठीक है, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसके बाद जो है वो पुलिस के साथ, वो उसकी अपनी गाड़ी थी, उसमें कुछ पुलिस वाले बैठते हैं, पुलिस की गाड़ी पीछे आती है, एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर एक कमरा बना हुआ था। और वहाँ ले जाने के बाद जो है वो कमरे के पास जाता है और कहता है ये कमरा जो है ये राजा कलंदर का है। अब पुलिस अभी तक सोच रही थी कि ये कोई जानकारी देगा, पुलिस को अब धीरे धीरे ये लगने लगा ये थोड़ा मेंटल आदमी है, क्योंकि एक जगह पर वो लाया और कहता है ये राजा कमरा जो है राजा कलंदर का है। और वो कहता है कि राजा कलंदर जो है वो दुनिया का सबसे तेज दिमाग आदमी है और उसको ढूंढना भी मुश्किल है। अब पुलिस जो है धीरे धीरे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो और कंफ्यूज होते जा रहे थे। और वो कहता है कि ये जो राजा कलंदर है वो अपनी अदालत लगाते हैं और खुद ही सजा सुनाते हैं। उसके बाद जो है वो पास में एक बोरी पड़ी थी, वो उसमें हाथ डालता है और उस बोरी से जो है एक सर निकालता है और कहता है ये श्रीवास्तव जी का सर है। उसके बाद दोबारा उसमें हाथ डालता है और सर निकालता है दूसरा, कहता है ये मोइन भाई की खोपड़ी है। मतलब कि उनके कंकाल रह गया था, एक हिसाब से देखा जाए तो मांस पूरा उतर चुका था, कंकाल रह गया था। अब दो खोपड़ी उसके हाथों में पुलिस का गला सूख जाता है। उसके बाद वो पेड़ की तरफ इशारा करता है, पेड़ की तरफ जो पुलिस देखती है तो उस पर जो है 15-16 और खोपड़ियाँ टंगी हुई थी, उन पर बाकायदा नाम लिखा था और कास्ट लिखी हुई थी, जात लिखी हुई थी किस जात का है। इसके बाद जो है उससे पूछताछ होती है कि धीरेन्द्र सिंह कहाँ है, तो वो बताता है कि धीरेन्द्र सिंह को भी जो है राजा कलंदर ने मार दिया। अब कहते हैं कि राजा कलंदर ने मार दिया तो धीरेन्द्र सिंह बाकी चीज कहाँ है, तो वो जो है उनका सर लेके आता है, लेकिन धड़ अभी तक नहीं था। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का एक इलाका है रीवा, वहाँ वो ले जाता है और वहाँ पर जो है पुलिस को एक नदी के किनारे से जो है, एक जंगल था, एक नदी थी, वहाँ से जो है शव मिलता है। फिर जो है पुलिस उससे पूछताछ करती कि ये राजा कलंदर कौन है। पहले फिर वो मतलब अभी तक वो कहानी सुना रहा था, लेकिन जो जो बातें वो बता रहा था वो सब कुछ सच था। उदाहरण की तो बात नहीं, फैक्ट वहाँ पे थे, जो जो चीज़ें उसने बताई वो सारी सच थी। वो वही कहानी सुना रहा था कि राजा कलंदर जो है दुनिया का सबसे तेज दिमाग आदमी है, उसको ढूंढना मुश्किल है, वो अपनी अदालत लगाता है और अपनी वो सजा सुनाता है। पुलिस फिर सख्ती अपनाती है, यहाँ तक कि सोच लेती है कि अब इसको 3rd डिग्री देना है। अब धीरे धीरे जो है वो टूटने लगता है। वो बताता है कि राजा कलंदर जो है वो मैं खुद हूँ, मतलब राम निरंजन जो है वो राजा कलंदर है। अब इसकी कहानी ये है कि बताया ये जाता है कि पढ़ने लिखने में जो है तेज नहीं था, बचपन में उसको ताने दिए जाते थे और उन्हीं तानों की वजह से उसको गुस्सा आता था, और उससे जब भी ये कहा जाता था कि ये तुमसे तेज दिमाग आदमी है तो उसको गुस्सा आता था। उसको कई बार ये लगता था इसको हम मार डालें या जो भी करें। पहला कत्ल बताते हैं कि उसने जिस व्यक्ति क्या किया, वो था एक बार वो रास्ते में जा रहा था तो उसने उसका एक जाना पहचाना व्यक्ति था, उससे उसने लिफ्ट मांगी और उसने उसको लिफ्ट नहीं दी। जब उसने उसको लिफ्ट नहीं दी उसके बाद कहते हैं कि उसको जो है इसने वहीं बुलाया और उसको मार दिया। इसमें इसका एक साला था जिसका नाम था वत्सराज, वो भी शामिल था। फिर पूछा गया कि तुमने धीरेन्द्र सिंह को कैसे मारा, तो उसने बताता है कि हमने इस तरीके से बुलाया और जब वो आग सेकने में व्यस्त थे तो पीछे से जो है जो उनका साला था वत्सराज, उसने कट्टे से उनको गोली मारी और वो वहीं पर गिर गए। उसके बाद उनके सर को काटा और बाकी का धड़ जो है मध्य प्रदेश के रीवा में फेंका है।
ऐसे ही उसने बताया कि जो कायस्थ लोग होते थे, उनके दिमाग बहुत तेज होते थे, तो इसलिए उसने जो है कायस्थ को भी मारा था। और जो भेजा होता था, जो ऊपर का दिमाग का होता था, बताया जाता है उसका वो सूप बनाता था और पीता था। और जैसा कि बताया हमने कि वो हर खोपड़ी पर जो है एक नाम लिखता था उसका और जाति लिखता था। इसके बाद उसके घर की चेकिंग होती है, घर में एक डायरी मिलती है और 14 पन्ने जो हैं वो भरे हुए थे, जिन पर जो है 14 नाम जाति लिखी हुई थी और उन पर जो है रेड क्रॉस लगा हुआ था। आखिरी नाम जो था वो धीरेन्द्र सिंह का ही था। फिर उससे पूछा गया कि धीरेन्द्र सिंह को क्यों मारा? तो उसने बताया कि धीरेन्द्र सिंह को इसलिए मारा कि मुझे लग गया था कि वो जो है हमारे बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, इसलिए हमने धीरेन्द्र सिंह को मारा। फिर अदालत जब केस पहुंचता है तो अदालत जो है उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है, क्योंकि ये कहा गया कि बिना किसी वजह से इन लोगों ने जो है ये सारे कत्ल किए। दोनों को जो है उम्र कैद की सज़ा होती है। अभी फ़िलहाल ये दोनों जेल में हैं। आगे फांसी होगी क्या होगी पता नहीं। तो ये कहानी थी कि एक इंसान जब सीरियल किलर कैसे बन जाता है, और शायद अगर पुलिस ने पहले ध्यान दे लिया होता तो ये 14 केस होने से बच जाता।